आजकल शेयर बाजार का माहौल या मनोबल कहें बड़ा हिला हुआ है। कंपनियों के तिमाही नतीजे बेहद खराब आ रहे हैं। विदेशी निवेशक 3 महीने में जितने खरीदे थे उससे ज्यादा 1 महीने में निकाल के जा चुके हैं। यूके के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई, फिर भी बाजार पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। आखिर चल क्या रहा है, कब तक ये माहौल रहेगा? आवाज अड्डा में आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब और रॉकसेट कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत सुनील साहब आपसे करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे जो कई बार बुरी खबरों का लोग डर समा के बैठे थे, यूएस के साथ ट्रेड डील होगी, पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी अच्छी खबर आ गई कि यूके के साथ ट्रेड डील हो गई और अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा। उसके फाइन प्रिंट्स को हम सब ने देखा, लेकिन इसके बावजूद बाजार में कोई जोश दिखा नहीं। इन सब चीज़ों को बाजार ने ऐसा लाइक अनसुना कर दिया है। आखिर चल क्या रहा है? दो तीन चीज चल रहे हैं यहाँ पर। एक चीज है कि हमारी जो मिक्स्ड अर्निंग सीजन रही है और वो एक नेगेटिव कारण है। सेकंड ये है कि एफआईएस के लिए इंडिया से और भी एक दिलचस्प मार्केट चीन के रूप पे आ गया है। चीन की वैल्यूएशन इंडिया के वैल्यू से आधा के लेवल पे है। तो उधर भी ऐसा नहीं है, स्लो डाउन है, 4% की ग्रोथ रेट है। तो चीन का इकोनॉमी यहाँ पे 4.5 गुना बढ़ा है। तो थोड़ा बहुत उधर यूएस और चाइना में भी एक गठबंधन सा फॉर्म हुआ है। अभी प्रॉपर बीटीए साइन नहीं हुआ है, मगर एक अग्रीमेंट तो हो गया। तो उधर की जो रिवाइवल, स्पेशली एआई जैसे नए उभरते हुए सेक्टर में, उधर एक दिलचस्पी दिख रही है, तो थोड़ा पैसा उधर जा रहा है। सेकंड चीज यहाँ पर है, 2 महीने में जैसे आपने कहा, उन्होंने जो भी पैसा अप्रैल से लाया तो एक ही महीने में निकाल दिया, क्योंकि इनिशियल रिजल्ट्स नेगेटिव थे। और यूएस बीटीए, ये जो कि यूके बीटीए की आप बात करें, वो खाली दो प्रधानमंत्री का सिग्नेचर हुआ है। ये डील तो हमने आवाज अड्डा में ही कुछ महीनों पहले डिस्कस कर लिया था कि फाइनलाइज हुआ है, और अभी कैबिनेट अप्रूवल दोनों तरफा होना है। अमेरिका, यूके में भी और यहाँ पे तो 1 साल भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो कल से वो हमारी जो इकोनॉमी की हालत है उसको सुधार लाएगी, वो धीरे धीरे होगा। और फाइनल बात यह है कि यूएस इंडिया बीटीए फार मोर इम्पोर्टेंट है। और उधर खबर आ रही है कि हमारी लेटेस्ट ट्रेड टीम जो गई थी वो वापस आ गई 18 तारीख को। तो अभी भी हम अपने स्टांस पे टिके हुए कि अग्री और डेयरी में हम कुछ अलाउ नहीं करेंगे, जीएम को नहीं अलाउ करेंगे। तो उसके कारण ये डील डिले हो रही है, और इसीलिए एफआईएस को थोड़ा इसमें एक डाउट मन में आ गया हो कि अगस्त 1 का डेडलाइन के अंदर अगर ये साइन नहीं हुआ, बस कुछ ही दिन बाकी है, तो क्या 26% टैरिफ लगाएंगे सीधे, जैसे जापान पे किया था, उसके बाद डील साइन हुआ तो 19 पे आ गई थी, या कभी एक इंटरिम डील की तरह कुछ साइन हो जाए और फिर फाइनल डील को फॉल सितंबर अक्टूबर करे। तो इतना अनसर्टेनिटी है इंडिया के सराउंडिंग में, तो वो कह रहे हैं कि मैं वेट करूं। अब उसकी तरफ दूसरी बात क्या है कि जब एफआईएस ने खरीदारी की, वही सेम टाइम में वो पिछले अर्निंग सीजन जैसे डेवलप हो रही थी, डीआईएस ने अपना पूरा कैश बैलेंस जो एक्सेस था, 7.5% तक उनका मार्च एंड में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का कैश बैलेंस बढ़ गया था, मगर उसको पूरा उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। अब 5 सवा 5 के लेवल पे ही है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का कैश, यानी जो एक्सेस था उन्हें डिप्लॉय कर दिया। तो अब इस महीने 30,000 करोड़ एफआईएस ने खरीद बेचा है, डीआईएस में 30,000 करोड़ खरीदा है, मगर उससे ज्यादा नहीं खरीद पाए क्योंकि उनकी एक्सेस कैश को यूटिलाइज कर दिया। और फाइनल बात है, डीआईएस के लिए इस अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो वो भी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे अर्निंग्स की रिजल्ट और अर्निंग्स की गाइडेंस आती है उस हिसाब से ही धीरे धीरे डिप्लॉय करेंगे। तो पूरा जो भी एफआईएस बेच रहे हैं उसको खरीदने के लिए वो अभी मन अपना नहीं लगा रहे हैं, तो गिरने दे रहे हैं थोड़े स्टॉक प्राइसेस को। तो ये सब हलचल मची हुई है। बिल्कुल। दरअसल आपने जो बात कही उससे दो चीज़ें मैं निकाल रहा हूं और ये दोनों सवाल लेके मैं फिरोज अजीज साहब आपके पास आऊँगा। पहली बात कि Q1 की जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स अच्छी आएगी इस बात की उम्मीद थी क्या बाजार को, या फिर बाजार पहले से मान के चला? जो कई लोगों से बातचीत हुई थी पहले भी आप लोगों में से, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी अर्निंग की उम्मीद नहीं की जा रही है। जब उम्मीद बहुत अच्छी नहीं थी तो खराब आए तो फिर इसका रिएक्शन क्यों? और दूसरी चीज़ कि यूएस का डर अभी बना हुआ है क्या? वो तो इतनी बार बोल बोल के डरा चुके हैं कि लोगों ने डरना बंद कर दिया होगा।
करेक्ट लक्ष्मण जी। जो पहला सवाल जो आपका है अर्निंग्स पे, देखिए क्या होता है कि अर्निंग्स अच्छी हैं, बुरी हैं, जो अंग्रेजी की शब्दावली है, वो मैं आंकड़ों में देखना चाहूँगा, फिर उसके आधार पे एक निष्कर्ष इंसान पहुँच सकता है। अब तक निफ्टी की 19 कंपनियों के रिजल्ट आई। इस 19 कंपनियों की 54% की निफ्टी की वेट है और उसमें उसी यही कंपनियां 19 कंपनियां 1 साल पहले की जो तिमाही थी उसमें कितनी अर्निंग्स उन्होंने कमाई थी, 124 रुपए कमाए थे। इस बार 143 रुपीस कमाई। इस पर इसकी ग्रोथ कहते हैं 15.2%। अगर 19 कंपनियों की ग्रोथ है 15.2% की, तो ये निफ्टी की अर्निंग्स की ग्रोथ अगर किसी की 25 की हो तो मायूस होना चाहिए, जिसकी 5 की हो उसे खुश होना चाहिए। मेरे हिसाब से 15 की अर्निंग्स की ग्रोथ से ज्यादा किसी की उम्मीद नहीं थी। बट आंकड़े नहीं करते, वो 1-2 बड़ी कंपनी की रिजल्ट देखते हैं और घबरा जाते हैं। तो ये पूरी 19 की अब तक का स्कोर बोर्ड है। देखिए अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आप एक बॉल के आधार पे 3 डॉट बॉल हो गए मैच हार गए ये तो नहीं कह सकते। आपको ओवरऑल रन रेट देखना पड़ेगा, कहां तक पहुंचे देखना पड़ेगा, कितने ओवर बचे हैं देखना पड़ेगा। तो अभी भी आपके पास 46% वेट बचा हुआ है आने का। अब मिड कैप में जाऊं, निफ्टी 100 में जाऊं तो उसमें भी 15.1 है। मिड कैप की 150 कंपनियों में से 33 कंपनियों का रिजल्ट आ चुका है। 22.8% की वेट का आ चुका है। 20.4% की ग्रोथ दिखा है इन 33 कंपनीज ने। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ज्यादा कंपनीज की आने बाकी है। स्मॉल कैप में अगर मैं आंकड़े देखूं तो 42 कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें -1.2% की रिजल्ट आई है, डी ग्रोथ आई है। तो ये आंकड़े हैं, इसके आधार पे लार्ज कैप के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे आए। कोई 1-2 कंपनियों के बुरे रिजल्ट आते हैं तो वो हावी हो जाते हैं हमारे दिमाग के माइंड शेयर पे, ये मेरा मानना है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 रहा यूएस का, जो इंडिया रणनीति खेल रहा है वो मेरे लिए मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है इंडिया के आवाम के लिए, पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि जो पहले डील कर चुके हैं उनकी आप डील की हालत देखते हैं तो एक तरफा डील है यूएस के हित में। और इंडिया अगर डील को डिले कर रहा है तो क्योंकि वो इंडोनेशिया जैसी डील फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे नहीं साइन करना चाहता क्योंकि उसमें तो इंडोनेशिया ने तो सब कुछ लिखा लिया उन्होंने। तो ऐसे 19% की टैरिफ प्लस इतने सारे कंडीशन कि आप मेरे से ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, वो वैसी डील ना हो तो चलेगा। माना कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आज एक लिम्बो में है, एक आश्चर्यचकित हैं कि करें क्या। मेरे एक क्लाइंट साहब हैं जिन्होंने 125 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था यूएस के एक्सपोर्ट के चक्कर में, उन्होंने कहा कि भाई अब ये प्रोजेक्ट मैंने होल्ड पे डाल रखा है। ये बेहतर है, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, ये डील का करंट स्टेटस है। और यूएस ने भी एक पॉजिटिव संकेत दिया है, उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग जो है हम अपनी डेलीगेशन आपके यहाँ भेजेंगे क्योंकि हमें अपने एक्सप्रेस करना है कि हम आपसे डील करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड ये डरा जरूर रहे हैं। आई थिंक वी शुड नॉट फॉल फॉर इट टिल द ब्लफ इज कॉल्ड आउट। अभय अग्रवाल साहब, इसमें कुछ जोड़ेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मार्केट के करेक्शन की बात है लक्ष्मण जी, तो आई डोंट थिंक इसमें ओवर एनालाइज़ करना चाहिए क्योंकि मार्च तक मार्केट काफ़ी वीक था, उसके बाद हमने रिकवरी देखी। थोड़ा रिकवरी के बाद जिसने प्रॉफ़िट बनाया, वो थोड़ा बुक कर रहा है। रिज़ल्ट्स मैं कहूँगा ऑन द होल मीडियोकर टू एवरेज हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो मार्केट में कोई नियर टर्म पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है लक्ष्मण जी अभी, अदर देन द फैक्ट कि अच्छा मॉनसून अच्छा हुआ है, रूरल इकोनॉमी पिकअप करेगी, पर वो उसका इम्पैक्ट हम करंट क्वार्टर में देखेंगे। तो कोई उसको बेट करना चाहता है वो ज़रूर कर सकता है। बट जो अभी तक पिछले क्वार्टर के रिजल्ट जो अब आ रहे हैं, मैं कहूँगा जैसे आईटी सेक्टर ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, एफएमसीजी ने, नेस्ले के रिजल्ट्स आए, डिसअपॉइंट किया। तो ये एक सेक्टोरल ओवरहैंग है, मूड ऐसा है मार्केट में कि जो नेगेटिव है, जो मिस कर रहा है, लोग उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वो मार्केट का टेक्सचर होता है, हर क्वार्टर में अलग टेक्सचर होता है। एक टाइम आता है जब ऑल न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, अभी है कि ऑल बैड न्यूज़ इज़ रियली बैड न्यूज़। तो एक मार्केट को कारण चाहिए था थोड़ा लाइट वेट होने के लिए। मुझे लगता है एक इसको हमें एक टेक्निकल करेक्शन की तरह लेना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स अंडरवेट थे, अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे थे, अगर आपकी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो डेफिनिटली लेना चाहिए। और जो मार्केट का जो मूड है लक्ष्मण जी, वो एक शार्प डेली मूव्स में भी दिख रहा है। कोई कंपनी आउट परफॉर्म करती है थोड़ा भी तो अपर सर्किट आ जाता है, कोई कंपनी थोड़ा अंडर परफॉर्म करती है या फिर रेगुलेटरी कुछ नेगेटिव आ जाता है। तो जो फंड्स भी हैं वो भी एकदम अग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं इस समय। मुझे लगता है कि जो डेली मूवमेंट है या वीकली मूवमेंट है, मार्केट को इस समय इग्नोर करना चाहिए और फोकस ये करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे बन रही हैं। जो लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड है इंडिया का अक्रॉस इंडस्ट्रीज़,
तो वहाँ पे ये मौका है इस महीने, मुझे लगता है कि इतनी अनसर्टेनिटी है और एंग्जायटी है, उसमें एक एलोकेशन करने का। ये आपने कहा, लेकिन अभिषेक अग्रवाल से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के पूछूं, जो अभी कहा भी अभय साहब ने, कि जब निगेटिव न्यूज़ आती है तो बड़ी तेज गिरावट आती है, जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस तेज़ी से बढ़ता नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? हर सेक्टर में हमने देखा, हमने मिड कैप में भी यही हाल देखा है। फियर वैल्यूएशन फियर है रीजन उसका। फियर का मामला है लक्ष्मण जी, बिकॉज अब क्या हो रहा है कि अगर एक लंबे समय तक हम देखें लास्ट 3 से 4 साल के टेन्योर में, तो पूरी मार्केट में एक ही चीज डिस्कस होती थी, वो थी ग्रोथ। अभी भी जो बात हो रही है पैनलिस्ट के अंदर में, बात हो रही है, अजीज साहब ने जैसे बात कही, 15% एक नंबर गिनवाया। ग्रोथ ग्रोथ को लेके ही बात हो रही थी, ग्रोथ से ही वैल्यूएशन डिटरमाइन हो रही थी कि हम कितना प्रीमियम देंगे वर्सेस ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल मार्केट्स को, जहां चाइना एक तरफा नीचे की तरफ जा रहा था इतने सालों से। हमारी इकोनॉमी मोर और लेस, हमारा मार्केट यूएस मार्केट से ही अगर आप देखोगे वैसे ही लिंक्ड, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो ट्रेंड आपको कॉमन मिलेगा, और वही हो रहा था। अब हो ये गया कि आफ्टर ट्रम्प हैज ज्वाइंड एज अ प्रेसिडेंट एंड द ट्रेड वॉर, जब उन्होंने इसको इनिशिएट किया मार्केट में, अब ये फियर जो है वो अब बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है। अनसर्टेनिटी के साथ मार्केट इतने समय से डील कर रहा है। एक तरफ तो ग्लोबल लेवल पे आप वॉर को डील कर रहे थे, अब उसके बाद आप टैरिफ को लेकर डील कर रहे हो। इसमें ये होता है कि जब भी कोई पैसे कहीं किसी भी मार्केट में लगने हैं, तो अगर वहां पे अनसर्टेनिटी आएगी तो लोग ग्रोथ को एक बार के लिए साइडलाइन करेंगे और सेफ्टी की तरफ जाने लगेंगे। और जब वो सेफ्टी की तरफ जाने लगेंगे तो यूएस ट्रेजरी जो है वो मोस्ट नेचुरल प्लेस बन जाता है किसी के लिए जाने के लिए, और वहां पे फिर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है क्योंकि पूरी ग्लोबल करेंसी डॉलर में मूव करती है। तो अभी के लिए ग्रोथ को जो है लोगों ने साइड में पार्क कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं। अजीज एकदम राइट है, 15% का नंबर अगर हम अभी कहीं भी कंपेयर कर लें, ये बहुत अच्छा नंबर है, मगर ये अच्छा दिखेगा क्यों नहीं? बिकॉज आपके पास एफआई की आउटफ्लो आ रही है, डोमेस्टिक लेवल पे नया इनफ्लो आ नहीं रहा, लोग साइडलाइन में बैठे हैं, एंड ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहा है अनसर्टेनिटी का, या जियोपॉलिटिकल रिस्क कह लें, या जियोपॉलिटिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क कह लें, ये सारी चीजों का मिश्रण की वजह से मार्केट एक तरफ से लॉक हो गया है। निफ्टी रेंज लॉक हो चुकी है 25,000 के आसपास, और ये मैंने पहले भी कई बार शोज में कह दिया है कि हम इस रेंज से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज कोई भी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज हमारे लिए नहीं आ रही। हम बस बच बचा के चल रहे हैं। जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इस साल के जनवरी के नंबर से 21,500 की निफ्टी वर्सेस आज हम जहां खड़े हैं, 10% से 12% का रिटर्न हमने बना के दे दिया। मुझे लग रहा है ये बहुत ही एक्सेलेंट है, बट अगर हम एक महीने के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा नेगेटिव रिटर्न। सो अगेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसे सिनेरियो में जो लास्ट 6 महीने से मार्केट में बना हुआ है ग्लोबल फ्रेमवर्क में, वॉर एंड ट्रेड पॉलिसी, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है हमारे मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बट पैसे बनाने की अगर बात कहेंगे, या यहाँ से अगर वे फॉरवर्ड की बात कहेंगे, तो कंसोलिडेशन फेज है। मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी इमीडिएटली हमें कोई अप ट्रेंड मिलेगा। इस रेंज में मार्केट मूव करेगा, सेक्टर रोटेशन होगी, ये एक चीज चलेगी, और ये एक अच्छा आउटकम मैं कंसिडर करूंगा अगेंस्ट व्हाट इज ऑलरेडी सेट इन द ग्लोबल अरीना। इससे आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तक जो रिटर्न दिया अगर देखें तो डबल डिजिट में, तो ठीक है। और मुझे लगता है कि फिरोज अजीज साहब की बातों से आप सहमत है कि रिजल्ट को इतना बुरा मत मानिए। हालांकि अभी बहुत सारी कंपनियों को रिजल्ट आना बाकी है। इन्होंने 43% निफ्टी के वेटेज के कंपनियों की बात की, मिड कैप में बहुत सारी कंपनी रिजल्ट आना बाकी है, तो वो एक होप यहाँ पे रहेगा। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आएगी, थोड़ा सा मैं इस पर आप लोगों को फोकस चाहूँगा। हालांकि मार्केट अच्छी नहीं है, इंडिकेशन अच्छे नहीं है, तो मार्केट रिएक्ट किया नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट आप लोग मार्केट के हिसाब से या फिर लिस्टेड कंपनियों के हिसाब से कैसे देखते हैं? वो है इंडिया यूके ट्रेड डील को लेकर के। सुनील सुब्रमण्यम साहब, हम लोग जो समझ पा रहे हैं वो टेक्सटाइल की कंपनियां हों, लेदर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हों, उन लोगों को एक बड़ा बाजार मिलने वाला है। ये कितना लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा बेनिफिशियल मानते हैं इस डील को आप? ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया के लिए ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को हमें बिजनेस दिलवाना है, और इसी पे हमारी भलाई है कि क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, हमारी यूथ इतने हैं, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, चाहे वो लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, या फिर एमएसएमई ड्रिवन बिजनेसेस हो,
इनमें ही एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वहां पे हमने करीबन जीरो टैरिफ का एक दिया है। और एक दूसरी बात जो है कि नॉर्मली आईटी सेक्टर इसमें नहीं आती है, बट इस बार आईटी के लिए पॉजिटिव हुआ है कि ये जो यूएस का जो यूके का जो हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होती है, उधर पहले हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को वो अलाउड नहीं थे। तो हर कंपनी को अपनी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत थी, क्या कि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस और ये एक्सपेंस को टेक केयर करे। अब उन्होंने वो अलाउ कर दिया। तो नॉट ओनली आईटी बट जहां पे भी फार्मा, जो भी इंडस्ट्री से यहाँ प्रोफेशनल्स उधर जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो मेरे लिए ये सर्विसेज सेक्टर पे भी इसका पॉजिटिव आएगा। और तीसरी बात है कि हमारे लिए बासमती राइस से लेकर हमारे एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में भी उधर विंडो ओपन किया है। मानते हैं कि वहां से ऑटोमोबाइल और अपना जो लिकर है उसका जो इंपोर्ट अलाउ किया है, बट वो तो एक एचएनआई वाली बात है जो आम जनता यूज नहीं करती है। तो मेरे लिए ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था डील। मगर मार्केट को अभी मूड में नहीं है कि ये डील की पॉजिटिविटी को आज शेयर प्राइस इंक्रीज में कन्वर्ट करे। तो ये इस मार्केट ने अब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि एक डील का अनाउंसमेंट कुछ महीने पहले हो गया था, आज फॉर्मल साइनिंग था। तो शायद आज इसके कारण फॉर्मल साइनिंग के बाद कुछ एक महीने में यूके के पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद ये डील लागू भी होता जाएगा। लेकिन मार्केट के बारे में आप ही लोग कहते हैं, मैं तो सुनता हूं कि मार्केट फ्यूचर को देख के रिएक्ट करता है, इमीडिएट पे रिएक्ट नहीं करता है। फिरोज अजीज साहब, इस डील से आप कोई क्यों ले रहे हैं इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो? यस लक्ष्मण जी, देखिए क्या है कि आज की डेट में जो एक्सपोर्ट्स है हमारे यूके को, वो बहुत कम परसेंटेज है जीडीपी के मुकाबले। पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि उसकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ की वजह से जो एक्स्ट्रा मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट, जैसे हमारे को पैनलिस्ट साहब भी कह रहे थे, ग्रोथ पे आधारित होती है। कोई भी पी मल्टीपल, एक मार्केट की जो पी की एक्सपेंशन होती है ग्रोथ पे होती है, उसको कहते हैं पीजी। तो ये कोई भी सेक्टर को एक नई मार्केट खुलने पे ग्रोथ की एक नेक्स्ट नेक्स्ट टेंजेंशियल ग्रोथ मिलने की संभावना होती है। वो पॉइंट टू है मेरी। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट के सर्टेन बिजनेसेस में आपको इसकी ग्रोथ आती दिखेगी। अगर समझो कि आज हम एक लिस्टेड कंपनी हो, हमने भी यूके में एक लाइसेंस मांगा हुआ है, वो उसकी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो सडनली मेरे पास एक नई मार्केट हो जाती है। उसमें उस मार्केट से मैं अगर जीरो कमा रहा था रेवेन्यू, और जो भी आती है वो पूरी ग्रोथ होती है, तो मेरे बेस में ऐड करती है ग्रोथ। 3-4-5% की ग्रोथ ऐड करने की कोई भी बिजनेस में संभावना होती है व्हेन यू ओपन न्यू मार्केट्स। वो डेफिनेटली हर बिजनेस को नहीं हो सकती। इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है, मैं तो कहता हूं कि 500 तक ही सीमित है। पहले 100 को लार्ज कैप, 150 को, उसके बाद के 150 को मिड कैप, और लास्ट 250 को स्मॉल कैप करार दिया जाता है। इसमें से 30, 40, 50 बिजनेसेस को इस डील से फायदा होने की उम्मीद है। पॉइंट 1। पॉइंट 3। पॉइंट 4, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, प्रोफेशनल मोबिलिटी जो है, यूके की प्रोफेशनल मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोफेशनल हो, आईटी वाला हो, कोई भी क्रिएटिव सेक्टर वाला हो, तो वो उसको इंजीनियर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, उनकी जो प्रोफेशनल मोबिलिटी है, उसकी वजह से जो इंडिया में सर्विस सेक्टर की बेनिफिट आ सकती है, वो एक काफी प्रोजेक्ट बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स जिसको कहते हैं, उसका फायदा जरूर हो सकता है। दैट्स वन थिंग व्हिच सीम्स यूनिक इन दिस ट्रेड डील। अभय अग्रवाल साहब, आपको कोई सेक्टोरल बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पे? का फ्रैंकली लक्ष्मण जी कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। मैं 3 हफ्ते यूके में था और यूके के अपने बहुत अच्छा। बड़े चैलेंजेस हैं और इन्फ्लेशन बहुत हाई है। जैसे? सो इन्फ्लेशन जो है थ्रू द रूफ है इस समय, अनअफोर्डेबल है यूके में रहना, जो रहते हैं वहाँ पे लोग। सोशल सिक्योरिटी का जो बजट है वो गवर्नमेंट मीट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ गई है जो डिपेंडेंट है स्टेट पे, कि उसको कैसे उनको जो स्पेंडिंग है सोशल सिक्योरिटी की वो कहाँ से करें। टैक्सेस बढ़े हुए हैं, वैट वैसे ही हाई है, और जो वैट का पहले अगर आप रेसिडेंट नहीं है और आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसका क्रेडिट ले सकते थे एयरपोर्ट पे, वो भी बंद हो गया है। फिर एक नॉम डॉम रेसिडेंट ही होती थी कि आप अगर ग्लोबल बिलियनियर हैं तो आपके ग्लोबल इनकम वहाँ पे टैक्स नहीं होगी, वो भी निकाल दी उन्होंने। तो काफ़ी जो बिलियनियर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं यूके से बाहर। तो यूके एक बहुत ही ट्रबल्ड सिचुएशन में है इस समय। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है ना वो उनको मालूम है, और जो ब्रेक्सिट का जो इम्पैक्ट था वो अब और नेगेटिव हो रहा है उनकी तरफ। तो ये जो ट्रेड डील हुई है, ये मुझे लगता है यूके की तरफ से भी एक पुश है कि कुछ करें, कि एक ग्लोबल मार्केट खुले, लार्ज ग्लोबल मार्केट खुले उनके प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे लिए भी अच्छा है। वैसे ही इंडिया का जो
ट्रेड शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो 1.5% भी नहीं है। तो हमारे लिए तो कोई भी ट्रेड डील अच्छी है फ्रैंकली कि जिससे हमको मौका मिले कि हम अपना शेयर बढ़ा सके। जो हमारा जीडीपी में अगर 4-5% मार्केट शेयर है ग्लोबली और ट्रेड में सिर्फ 1.5% है तो बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये ट्रेड डील्स करना ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे पॉजिटिवली होगा, किन पे नेगेटिवली होगा, वो एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर है। आई थिंक इसको बहुत अर्ली जज करना मुश्किल होगा। जैसे आपने भी कहा बहुत अर्ली जज करना मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट क्या प्ले आउट होता है। ओवरऑल आई वुड से सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, पर एग्ज़ैक्टली कैसे प्ले आउट करेगा वो आई थिंक थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। बिल्कुल। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी सहमत हैं कि एक निवेशक होने के नाते हम लोग अभी यूके डील को कंसीडर ना करें, फैक्टर इन ना करें अपने इन्वेस्टमेंट चॉइस में? नहीं, ऐसा मेरा व्यू नहीं है। मेरा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है इस तरह से कि मुझे लग रहा है कि सर्टेन लेवल चीज़ों पे इम्पैक्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस सब्जेक्ट रहा हुआ है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जहाँ पे बांग्लादेश या कंबोडिया को एडवांटेज था हमारे ऊपर इन टर्म्स ऑफ द टैक्स ड्यूटी। पहले 8 से 12% की ड्यूटी लग रही थी टेक्सटाइल वालों के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, इंडिया वालों की। वर्सेस जो ये थोड़े लेसर नोन कंट्रीज बट दे वर गेटिंग द बेनिफिट। अब हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है। तो जिसकी वजह से एनीवेज हमारे पास सुपीरियर एक एक्सपोर्ट लेवल की कैपेबिलिटी तो थी, बट ड्यूटी के डिफरेंस की वजह से हम मिस कर रहे थे। अब हम उसको कैप्चर कर पाएंगे एंड यूके एक रूट है यूरोप के लिए। तो हम अगर यूके थ्रू जाते हैं तो फिर हमें एक्सेस बाकी यूरोपियन कंट्रीज का मिलता है। सो टेक्सटाइल डेफिनेटली इज वन बिग बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस। एंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एज पर द प्रोजेक्टेड टर्म्स इवन इन द पास्ट, ऐसा लग रहा है कि जो आज की डेट में हमारा टोटल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में है वो यहाँ से डबल हो जाएगा 5 साल में, इसी बेसिस पे। And not because of any new demand, but only because of the duty and taking the market share from different countries. सेकंड पार्ट मुझे लग रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी, जहाँ पे काफी बड़ा मूव जो है गवर्नमेंट ने किया है एंड वहाँ पे भी हम जो है एक काफी बड़ा एडवांटेज देखेंगे। ऑलरेडी करीबन करीबन $400 मिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हमारा इंडिया का यूके की तरफ है। और अभी क्योंकि सिल्वर और बाकी जगह पे इन्होंने जीरो ड्यूटी कर दी है, मुझे लग रहा है ये नंबर भी सब्सटैंशियली बढ़ जाएगा। तीसरा है ऑटो कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ पर भी कुछ जगह पे यूके के पास अपनी एडवांटेज है, हमारे पास हमारी है। तो जो शेयरिंग पार्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज वो एक स्ट्रेटेजिकल होगा। वन ऑफ द रीजन यू कैन इमेजिन कि लैंड रोवर और जैगुआर यूके बेस्ड कंपनी है जो इंडिया ने टाटा ने टेक ओवर की थी एंड अभी भी वहां पे वो बेस स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे हम काफी बड़ा एक्सपोर्ट चाइना के लिए करते हैं। सो कुछ ना कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कंपोनेंट की जो एक एडवांटेज एक नेचुरल कंट्री में उस लोगों की होती है वो हमें एक ड्यूटी फ्री एक्सेस पे मिलेगी। सो कई सारे एडवांटेज है। 99% ऑफ द आइटम को इस तरह से ड्यूटी फ्री करना एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट ये बात भी राइट है कि क्योंकि ये इतने बड़े समय के बाद कुछ हुआ है तो इमीडिएटली इसका कितना बड़ा बेनिफिट डोमेस्टिकली इंडिया बेनिफिट ले लेगी या हम कौन सी कंपनी को एकदम ही देख लेंगे, उसे असेस करना एकदम ही इजी नहीं होगा। बट ओवरऑल कहूंगा तो पॉजिटिव तो डेफिनेटली है। और कुछ नाम तो लग रहा है कि अगर आप आज के मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो वो नाम आपको दिख जाएंगे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है और वो नेचुरल बेनिफिशियरी है इस ट्रेड डील को लेकर। बिल्कुल। कई सारी कंपनियां हैं जो नेचुरल बेनिफिशियरी होंगी। फिरोज अजीज साहब, एक कंसर्न कई बार कुछ कॉर्नर में जताया जा रहा है ऑटो सेक्टर को लेकर के, क्योंकि ऑटो सेक्टर को पहली बार इंडिया ने किसी ट्रेड एग्रीमेंट में ओपन किया है फॉरेन कंपनियों के लिए। इस तरह से जो वाइन इंडस्ट्री है उसको लेकर भी जब डील हो रही थी उस टाइम भी कई बार स्टेक होल्डर्स ने कंसर्न जताया था। अब डील के फाइन प्रिंट्स निकल के सामने आ गए हैं, ये कंसर्न आपको भी जायज़ दिख रहा है? देखिए, ऑटो सेक्टर अगर मैं देखूं तो अगर ये यूके डील में जैसे 110% की टैरिफ को 10% लाने की बात हुई है फॉर एग्जांपल, ये पहली बार, जैसे आपने कहा, एक ऑटो सेक्टर इंडिया का काफी प्रोटेक्टेड सेक्टर रहा है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। वो थोड़ा चेंज होगा। ऑटो सेक्टर में हेडविंड जरूर आएंगी और बट अब ये जैसे ट्रेड डील है ये 110 से 10% 5-6 सालों में आने की बात है। और यूके से जो कार्स आती हैं वो इंडिया की जो सेगमेंट्स हैं उसमें ज्यादा compete नहीं करती, बट हायर एंड ऑफ द सेगमेंट्स जैसे बेंटलीज एंड रोल्स रॉयल्स यूके से इंपोर्ट होती हैं। सो हमारी जो कार की सेगमेंट है मैक्सिमम सेल्स उस सेगमेंट में नहीं है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बट डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल चेंज जरूर आएगा इंडियन ऑटो सेक्टर की कंपटीशन में। इंडिया के निफ्टी ऑटो में 15 स्टॉक्स है और उसकी वेट जो है निफ्टी में 7% है।
अब रहा सवाल ये कि एक जो कोई भी इंडेक्स होता है, कोई भी सेक्टर होता है, उसकी फ्री फ्लोट पे निर्भर करता है। जैसे बैंकिंग एक सेक्टर है जिसमें 82% की फ्री फ्लोट है, तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है ना, वो करेक्टली डिस्कवर होती है। ऑटो सेक्टर में फ्री फ्लोट है करीबन 52-53% की, 46-47% प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है। तो ऐसे सेक्टर जहां 50% फ्री फ्लोट हो, 50 प्रमोटर हो, तो उसमें इतना इम्पैक्ट, इतनी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती शॉर्ट टर्म में, बिकॉज द प्राइस डिस्कवरी इज नॉट एज एफिशिएंट एज अ सेक्टर वेयर देयर इज मैक्सिमम फ्री फ्लोट। हम्म। नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आपसे पूछूं कि ऑटो सेक्टर में खास तौर से हाई एंड गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ जो हैं उनसे थोड़ा सा वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नज़र आएगा या फिर हमारी कंपनियाँ अपना फोकस शिफ्ट करेंगी? क्योंकि हम लोग जो मैं फाइन प्रिंट्स पढ़ रहा था 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ पेट्रोल में, 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ डीजल में, इन सबको ड्यूटी रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। करेक्ट। आई थिंक जो पोर्टफोलियो करंट कंपनीज का है उसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। इतना बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली टॉप 5 वेट्स ऑफ निफ्टी ऑटो। देखिए, निफ्टी ऑटो की जो अर्निंग्स थी लास्ट ईयर -2.6 से डी ग्रो हुई है। मेरे 990 रुपीस की अर्निंग्स है निफ्टी ऑटो की, उसमें 15 स्टॉक्स हैं, इफ आई एम राइट। आई थिंक 970 की है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि मैं ऑलरेडी एक अर्निंग्स लल ऑटो सेक्टर में हो चुका है, तो बेस जो है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। उसमें ऑलरेडी डी ग्रोथ देखने को मिली है। वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स, वन ऑफ द ओनली सेक्टर्स अदर देन ऑयल एंड गैस विच डी ग्रू इन निफ्टी। हम्म, ठीक है। अब यूके डील की हमें लगता है सारी बातें आप लोगों ने क्लियर कर दी है। अब जब डील लागू होगा तो सुनील सुरैना साहब सही कह रहे थे, जब डील लागू होगा तब देखा जाएगा, अभी तो थोड़ा सा दूर है क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया इसमें हैं। तो सुनील साहब, अगर इससे हट के मैं आप ही के बातों पे आऊँ, वो था एफआईआईज़ को लेकर के। एफआई को आपने पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि इसको एक दूसरा मार्केट मिल गया है जो ज़्यादा लुक्रेटिव है, वो है आपको चाइना को लेकर के। तो आपको लगता है कि एफआई का निकलना अभी जारी रहेगा या फिर किस लेवल पे जाके वापस आना शुरू करेंगे? जो जिस तो तेजी से निकाला वो तो बड़ा खराब संकेत दे रहा है। देखिए, वो एक दो तीन चीजें इसमें, एक है डॉलर की स्ट्रेंथनिंग। डॉलर इंडेक्स कुछ अर्ली 90s के लेवल तक गिरा था, अब वापस 97 98 पे बढ़ गया है। तो स्ट्रेंथनिंग डॉलर ऑलवेज इमर्जिंग मार्केट फ्लोज को प्रिवेंट करता है। मगर अगर रेट कट हो जाए, अभी तक ट्रंप भयंकर दबाव डाल रहे हैं पवेल के ऊपर कि रेट कट करो करो करो, तो अगर कुछ भी इंडिकेशंस आती है एक रेट कट का, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट एफआई फ्लोज में आउटसाइड दिखेगा, क्योंकि डॉलर की थोड़ी वीकनिंग उसके साथ आएगी। तो पहला ट्रिगर एफआई फ्लोज को आने के लिए, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए ही आपको एक रेट कट की उम्मीद उधर, उसके साथ आपको एक डॉलर की वीकनिंग की साइन दिखनी चाहिए। सेकंड, जो मैंने कह रहा था कि उनको थोड़ी अपनी मार्केट में करेक्शन की जरूरत है वैल्यूएशंस। आप देखें तो मेरे ख्याल में एक कॉन्ट्रा व्यू है आईटी सेक्टर का, क्योंकि मैंने देखा वाईटीडी पे देखें तो करीबन 22% का अंडर परफॉर्मेंस इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी का। तो शायद आईटी सेक्टर में एफआईज तो खरीद रहे नहीं थे और डोमेस्टिक भी उससे दूर रह रहे थे, तो एक करेक्शन हुआ है। तो शायद उनकी वापसी आएगी इन सेक्टर में जहां पे उनको वैल्यूएशन का उतना दिक्कत नहीं हो इंडिया में, शायद वो आईटी बन सकता है। तो आने वाले दिन में मैं समझूंगा कि एक बाय ऑन डिप्स कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी आईटी में अपना सकते हैं। मानते हैं कि आज की खबर, क्योंकि इंफोसिस टीसीएस उनकी आउटलुक्स अच्छी नहीं थी, मगर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की नंबर्स एक्चुअली अच्छी आई है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन में थोड़ी एक उनको कंफर्ट मिलने की जरूरत है, जो कई और सेक्टर्स में नहीं है। उन्होंने कहाँ बेचा है? आईटी को, एफएमसीजी को बेचा है, तो शायद वो सेक्टर में वापसी उनका देख सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर उनके लिए, इंडिया के लिए पॉजिटिव, वो बीटीए के बारे में कुछ अच्छी खबर की जरूरत है ताकि वो वापस इंडिया में निवेश करे। तो वो मैं ट्रिगर। हालांकि आईटी को लेकर सुनील सुरैना साहब, मैंने नोटिस किया है कि आप हर शो में थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लेके चलते हैं और होप जगाते हैं आईटी को लेकर के। इस पे बाकी मेहमानों की राय ले लूं ताकि दर्शकों को बिल्कुल एक सही पिक्चर निकल कर आए। अभय अग्रवाल साहब, आपका क्या व्यू है आईटी पे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि अपने हाई से करीब 24% तक नीचे आ चुका है आईटी इंडेक्स। मझिलो कंपनियों की बात करें, मिड कैप, तो वहाँ पे वैल्यूएशन एक कंसर्न रहता है। तो आईटी से दूर रहें या फिर जैसा कह रहे हैं सुनील सुरैना साहब कि अब देर न सवेर एफआई लौटेंगे तो आईटी पे भी अपनी नज़र डाल सकते हैं? काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ और हमारा अंडरवेट है मॉडल पोर्टफोलियो में 2 साल से, और वो इसलिए कि
एक जो बिजनेस में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और जो मैनेजमेंट है इन कंपनीज का, वो उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। वो अपने अलग-अलग कुछ बहाने बनाते रहते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हो गया, डॉलर ऐसा हो गया। पर चैलेंज ये है, जो हम कस्टमर से बात करते हैं, लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, उनको अब आदत लग चुकी है कि वो एक ऐसी कंपनीज को फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स दें जो यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जेन एआई जैसे प्रोडक्ट्स यूज करके वही प्रोजेक्ट जो इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज अभी भी टाइम एंड मटेरियल बेसिस पे बिलिंग करके करना चाहते हैं, वही प्रोजेक्ट्स अब लिटरली हाफ प्राइस में और हाफ टाइम में इनोवेटर कंपनीज कर पा रही है। तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए, और जब तक वो इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को मीट नहीं करेंगे, पहले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तब और एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद इसको चेंज नहीं करेंगे। कैपेबिलिटी है, पर मुझे नहीं लगता कि कमिटमेंट है अभी। तो मैं वेट करूंगा ये कमिटमेंट देखने का इनोवेशन की तरफ जाके। मुझे लगता है कि अभी भी कोई भी हमारी लार्ज कैप कंपनीज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है, अपनी वर्कफोर्स कम कर रही है, प्रोजेक्ट प्राइसिंग कम कर रही है, कॉम्पिटिटिव हो रही हैं। तो जब तक मैं ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं देखूंगा और कस्टमर ओरिएंटेशन जो कस्टमर को चाहिए वो नहीं देखूंगा, तब तक मुझे अब मेरे को नहीं लगता कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट आएगा आईटी सर्विसेज में एज मतलब एज अ आप अभय अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट जो प्रोडक्ट चाहते हैं, वो प्रोडक्ट बड़ी आईटी कंपनियां महंगे में देती हैं, उससे जी। आधी कीमत में जो इमर्जिंग आईटी कंपनियां वो दे देती हैं, राइट? ये यही हो कहना चाह रहे बिल्कुल, बिल्कुल, और ये हो रहा है। आप इस पे रिसर्च के लिए आप देख लें, जो भी बड़े एंटरप्राइज़ कस्टमर हैं, जैसे जेपी मॉर्गन है, सिटी बैंक है, उन्होंने अपनी टीम सब सेटअप कर ली है। कि पहले क्या था, आउटसोर्स होता था, अब इनसोर्स होने लगा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये मैं ही कर लूँगा छोटी टीम से, मुझे 10,000 लोगों की टीम नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट करने के लिए। मैं 1000 लोगों की ऑनशोर टीम करके मैं ये कर लूँगा। मेरे को स्किल्स चाहिए, मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चाहिए जो एआई कोडिंग कहना गलत होगा, पर एआई एप्लीकेशंस बना सके मेरे लिए फाउंडेशनल मॉडल्स पे। हाँ। और हम जो हैं अभी भी कुछ और ही तरीके पे जा रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, हमारे में बड़ा मुझे मतलब अजीब लगता है जब कंपनीज के सीईओज आके कहते हैं कि हमने 10,000 आईटी कोडर्स हायर किए। मतलब वो फंडामेंटली गलत है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। आईटी कोडर्स होते क्या हैं? वो तो फाउंडेशनल मॉडल्स है और उसके ऊपर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग है ये एकदम गलत है, और मुझे नहीं लगता है कि आईटी सर्विसेज में कोई ग्रोथ आएगी। और अभी भी ये 24-25 टाइम के पी मल्टीपल पे है। हिस्टोरिकली सस्ते हैं, पर जो ग्रोथ है इनके सामने उसके बेसिस पे महंगे हैं, ऐसा मेरा व्यू है। हाँ, बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिमांड है और सप्लाई उसमें सिंक नहीं बैठ पा रहा बड़ी कंपनियों का। फिरोज अजीज साहब, आप लक्ष्मण जी, किसके साथ मेरा हैं? मेरा सुनील साहब के मेरा साथ कि अभय जी के साथ? मैं सुनील साहब के साथ हूँ। सुनील आंकड़े साहब के भी साथ। शायद सुनील साहब के साथ हों। नॉट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट, बट लक्ष्मण जी जैसे सर आपने कहा, और हमारे को पैनलिस्ट साहब ने भी कहा कि उनकी जो मॉडल पोर्टफोलियो में अंडरवेट रही है, दैट इज पेड ऑफ। बट आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग अगर मैं देखूं, आपकी 96% की वेट्स की इस क्वार्टर की रिजल्ट आ चुकी है। 10 कंपनियां हैं निफ्टी आईटी में, उसमें से 9 की आ चुकी हैं, और 97% वेट आ गया है, 10.2% की ग्रोथ आई है। कितना भी बोल लें हम, निफ्टी आईटी की लास्ट ईयर की अर्निंग आई 10.6% की अर्निंग्स ग्रोथ आई। 1203 रुपए से बढ़ के 1332 रुपए तक पहुंच गया अर्निंग लास्ट लास्ट ईयर फुल ईयर। तो मेरा ये मानना है कि 10.7% की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, बट नैरेटिव उसका काफी ज्यादा खराब है। माना कि थोड़ी टॉप कंपनियों ने अपनी एजिलिटी बहुत कम दिखाई है, बट आई थिंक उनसे जो उम्मीद है, मेरे हिसाब से जो करंट प्राइसिंग है 24-25 पी हो सकती है, बट आई थिंक इसमें निफ्टी आईटी का निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस 3-4% अल्फा पर एनम 3-4 साल के लिए मिलने की उम्मीद है। कुछ जोड़ेंगे अभय अग्रवाल साहब? जजमेंटल नहीं होना चाहता, क्योंकि हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। तो हम देखते रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमको अगर लगेगा, और ज़रूरी नहीं है कि मैं ही ठीक हूँ या मेरे को पैनलिस्ट ठीक है, सबका एक व्यू है मार्केट में। पर कॉशन के हिसाब से मैं कहूँगा कि इंडियन आईटी को अब एक आईटी 2 में जाना पड़ेगा। जो आईटी 1 में थे वो मॉडल अब खत्म हो गया है, वो मतलब वो आउटलिव हो गया है। तो मैं भी चाहूँगा कि आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ अच्छा करें, हमें अपॉर्च्युनिटी मिले इन्वेस्ट करने की। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आईटी 2 में उनका क्या
प्रोडक्टाइजेशन की तरफ, जो सर्विसेज से निकल के हमको प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट्स में जाने का क्या कमिटमेंट है? आईटी 2.0 में हम कैसे जा रहे हैं? अगर गए अच्छा तो फिर बहुत अच्छी बात है, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने की। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप बचे रह गए आईटी के चर्चा में। तो कुछ नया इसमें ऐड करने जैसा नहीं, जो अभी ने कहा, मैं 100% उनके इस व्यू से सहमत हूँ। अगर हम जस्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को डिकोड कर लें और एक बार अर्निंग के डिस्कशन को साइड करें, मुझे आप बताइए कि इंडिया ने लास्ट 15 साल में हमारे यहाँ पे हमने क्या इनोवेट किया है जो ग्लोबल लेवल पे हम कह सकते हैं कि जी ये इंडिया, मेड इन इंडिया है। जो नाम है वो सारे स्टार्टअप के एंड्स हैं। तो आप अगर पेटीएम की टेक्नोलॉजी को लेके जाते हैं फ्रांस में, कहते हैं कि भाई हम तो यूपीआई बना के बैठे हैं, तो यूपीआई सारा का सारा स्टार्टअप का क्रिएटेड है। आप ये बताइए इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो ने क्या किया है ऐसा? वो कर रहे हैं जो उन्होंने 20-25 साल से जो बिजनेस मॉडल बनाया है, जो एक तरह से कॉस्ट आर्बिट्राज या ह्यूमन आर्बिट्राज या स्किल आर्बिट्राज रहा, उसी गेम को ही इन्होंने स्केल करते हुए आज तक वो बिजनेस चला रहे हैं। एआई के ज़माने में जहाँ पे ये कोडर की जो बात एकदम एग्रीड है कि जब आपके पास चैट जीपीटी आके जब उन्होंने सी प्लस प्लस और पाइथन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, अब कोडर ही नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या कर रहे हो हज़ार-हज़ार लोगों को हायर करके? तो मैन पावर का जो एडवांटेज होता था ना, वो खत्म हो चुका है। अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ चुके हो, जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अब हर एक कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी हो चुकी है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे अब सिर्फ एक प्योर आईटी कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस करके आगे नहीं जा सकती। और अभी जो अर्निंग्स आ रही है, मुझे तो लग रहा है बेस्ट एवर अर्निंग्स आ रही है। इसके बाद तो 10% का भी अगर नंबर मेंटेन करना पड़े तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या करेंसी के डेप्रिसिएशन को ही वेट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। बिकॉज अनलेस यू आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्टाइजेशन, आप कुछ नहीं कर सकते। आप निविडिया को देखिए कहाँ से कहाँ वो कंपनी पहुंच गई है 5 साल में। क्या उन्होंने सुपर कंप्यूटर बना लिया। आप देखिए डेटा सेंटर किस तरह से धड़ाधड़ खुल रहे हैं और कहाँ पे, तो सारी गेम एआई की तरफ जा रही है और वही रियलिटी है। और हम लोग अभी फिलहाल थोड़े स्लो है। इंडिया के अंदर में मैक्सिमम इनोवेशन अगर कहीं हो भी रहा है इस नाम पे, तो वो स्टार्टअप के इकोसिस्टम में ही हो रहा है। जायंट कंपनी जिनके पास इतना बड़ा कैश पड़ा हुआ है, वो उसको लेके कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसको लेके हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सके। तो मुझे लग रहा है कि वी आर बिहेविंग लाइक अ फ्रॉग, जो उस पानी को हॉट होते हुए वेट करना चाहता है, और अगर टाइमली जंप नहीं मारेंगे तो मर जाएंगे। सो दैट्स अ फीलिंग आई हैव फॉर द आईटी सेक्टर, एटलीस्ट द बिग वंस और लिस्टेड वंस। हालांकि अभय साहब और अभिषेक जी, आपका दोनों लोगों की जो राय है वो दरअसल कंपनियों के काम करने के तौर तरीके को लेकर के है, उस पर आप जा रहे हैं। और जो सुनील साहब और फिरोज साहब कह रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या सही निकलता है। लेकिन अगर मैं अभिषेक जी आप ही से पूछ लूँ कि अगर अभी किसी को आईटी पे दांव लगाना हो तो मिड कैप रखें या फिर लार्ज कैप जाएं, क्योंकि लार्ज कैप काफ़ी गिरा हुआ है, मिड कैप का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ क्लियर डिवाइड है कि आपको बिजनेस जो है वो इतनी जल्दी से मिलता नहीं है। आपके पास एक फिक्स क्लाइंट है, एक सर्टेन काइंड ऑफ चीज आप रिन्यू करते हो, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप लंबे समय तक चलाते हो। तो सीधी सी बात है कि अगर मुझे रिस्क कवर्स होना है और मुझे एटलीस्ट विजिबिलिटी चाहिए कि भाई कोई कंपनी 10-12% की अर्निंग ग्रोथ दे रही है, तो बड़ी ऑब्वियस है कि मैं लार्ज कैप में जाऊंगा। और यही रीजन है कि वैल्यूएशन में भी इतना बड़ा डिफरेंस हो रखा है। और मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा है कि मार्केट ग्रोथ नहीं, सेफ्टी ढूंढ रहा है। और अगर अभी सेफ्टी के पास जाना है तो 100%, भले ही लार्ज कंपनी थोड़ी स्लो चल रही है, एक तरह से जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर पा रही, बट फिर भी जो नंबर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे अगर आप बात करें तो एटलीस्ट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप इज अ बेटर बेट देन गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी। फिरोज अजीज साहब, लार्ज कैप आईटी में। सर मैं मानूंगा कि मिड कैप की जो वैल्यूएशंस हैं उसके आधार पे भी आप मिड कैप ही खरीदें। लार्ज कैप की जो एजिलिटी है वो काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल जो ये शिकायत दोनों हमारे के पैनलिस्ट साहब ने कही है, वो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आपको भी गुस्सा आएगा यार, क्या कोई इनोवेशन नहीं, इतने कैश पाइलों पे बैठे हुए हो, आप थोड़ी भी रिस्क नहीं लोगे तो शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे बिल्ड होगी। आई थिंक आई वोट फॉर द मिड कैप स्पेस। सुनील सुरडन साहब। नहीं, मैं देखिए मेरा व्यू है कि एफआईएस की वापसी जब होगी वो जरूर आईटी में खरीदारी करेंगे, क्योंकि पैसिव आईटी फंड्स भी 10% का एमएससीआई इंडेक्स में आईटी का वेटेज है, तो उतना खरीदारी उनकी तरफ से आएगी तो वो लार्ज कैप भी बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि आप इक्वली डिवाइड करें, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स आईटी इंडेक्स में ज्यादातर लार्ज कैप वेटेज है, तो इसलिए आप एक इक्वल डिवेटेज कीजिए। मैं मानता हूं कि एजिलिटी मिड एंड स्मॉल कैप आईटीज में ज्यादा है, मगर वैल्यूएशन में वो है, मगर लार्ज कैप आईटीज में इतनी जो मायूसी है
उसके कारण जो गिरावट हुई है, वही में मेरा मानना है कि जब माहौल ठीक होगा एफआईएस की वापसी के लिए, स्मेल द मनी, मैं खाली पैसे को चेस कर रहा हूँ। क्योंकि आज मार्केट में जो दिक्कत आ रही है, वो 30,000 करोड़ की एफआईआर सेलिंग इसी महीने में हुआ है। उसी के कारण ये सब दबाव आया है। तो जब वो वापस आएँगे ना, तो कहाँ जाएगा पैसा? जहाँ पे उनको थोड़ी वैल्यूएशन के कम्फर्ट इस करेक्शन के कारण आई है, तो मेरा मानना है कि वहाँ पे भी थोड़ी बाउंस बैक आपको देख सकेंगे। तो इक्वल वेट कीजिए आप, एक मिड कैप पैक को रखिए और एक लार्ज कैप पैक को रखिए। दोनों में आपको ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक ठीक। बस आईटी वाली चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जो अभिषेक अग्रवाल साहब, अभय अग्रवाल साहब कह रहे थे, उसको हमने फील किया। जो गवर्नमेंट पॉलिसी में देखता रहता हूं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टेंडर मिला एक बड़े आईटी कंपनी को, वहाँ संभल नहीं पाया। तो मैंने जाकर ऑफिसर से पूछा कि इतनी बड़ी कंपनी को टेंडर दिया, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? बोला कि अरे यार, नाम बड़े थे और जो उनके स्टाफ है वो इंटर्न है, कोई ट्रेनिंग टाइप से लोग, उनको समझ में आ नहीं रहा है, वो पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, इसी वजह से सारा कुछ घालमेल हो रहा है। तो ये जो थिंकिंग है ना, वो काम करने का तरीका वाकई ज़मीन पर भी कई क्लाइंट को दिखता है। गवर्नमेंट भी वहाँ पे उस कंपनी की क्लाइंट ही थी। खैर, वो सुधरेगा, सबको अपने अपने समय पे पता चलता है करना क्या है। लेकिन आईटी पे चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाज़ार को लेकर के। शेयर बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्ते से कहें तो आईपीओ की बहार फिर से आ गई है। करीब 5 आईपीओ आ चुके हैं, 5 आईपीओ और आने वाले हैं। तो सुनील जी, आईपीओ को कैसे देखा जाए? ऐसा भी तो नहीं है कि आईपीओ में पैसे जा रहे हैं, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा लोग सुस्त पड़े हुए हैं? नहीं, वो भी एक कारण है, क्योंकि इतना भयंकर आईपीओ, बड़े-बड़े आईपीओ आए हैं और आ रहे हैं, तो नेचुरली थोड़ा लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट से डीआईएस का उधर जा रहा है, आइदर थ्रू क्यूआईपी रूट या फिर तो ना वो अपना जो कोटा होता है इनका, इंस्टीट्यूशनल कोटा को सब्सक्राइब करना, जरूर उसका इम्पैक्ट आपको सेकेंडरी मार्केट में दिखेगा। मगर आईपीओ के बारे में मेरा मानना है कि देखिए, क्या कारण है आईपीओ लाने के लिए, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए पैसा रेज कर रहे हैं, या अपने जो डेट लेकर उन्होंने जो बिजनेस को बढ़ाया था उसको रीपे करने के लिए रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी अच्छी आईपीओ है। मगर अगर प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा है, और यहाँ पे भी मैं देखूंगा कि अगर वो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं जिन्होंने छोटी साइज से वो कंपनी को बड़े करने में अपना मदद किया है, अपना रिस्क कैपिटल दिया है, वो निकल रहे हैं, वो ठीक है। सेकेंड, अगर कंपनीज ने ज्यादातर अपने एम्प्लॉइज, सीनियर एम्प्लॉइज को एक स्टॉक ऑप्शंस देके बिजनेस को बढ़ाया, तो उनको भी एक आउट देने के लिए एक प्राइवेट कंपनी आज पब्लिक लिमिटेड होकर उनको एक कैश आउट करने की ऑप्शन दे रही है, वो भी ठीक है। मगर अगर प्रमोटर इन वैल्यूएशन को देकर कैश आउट कर रहा है अपना पैसा, तो मेरे लिए वो एक वार्निंग सिग्नल है। तो मैं ये सब चीज स्टडी करूंगा हर आईपीओ के बारे में। और फाइनली बात यह है कि अगर वो आईपीओ आ रही है, वो नए उभरते हुए बिजनेस में आ रही है, तो जरूर आपको पेश होना चाहिए उसमें, क्योंकि ये पहले नहीं थी कैपिटल मार्केट्स में, अब आ रही है, तो ये नया अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब इन सब मायने से मैं देखूंगा और फिर चुनूंगा आईपीओ की सब्सक्रिप्शन। फिरोज साहब, आपका पैमाना क्या होता है? मेरा पैमाना दो तीन पॉइंट होते हैं। देखिए, इंडिया की जो प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं बहुत ज्यादा है। तो मैं तो एसएनपी में 90% कंपनियां जो हैं वो 90% से ज्यादा फ्री फ्लोट में हैं। इंडिया में सिर्फ 6% है, एनएससी 500 में 6%, 30 कंपनियां हैं जिसकी 90% ज्यादा की फ्री फ्लोट है। तो ये जो प्रोमोटर का बहुत इंडियन कॉन्सेप्ट है। तो मुझे तो खुशी होती है अगर रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक प्रोमोटर अपनी लिक्विडिटी को मार्केट में डाल सके, वरना एसेट बबल्स जरूर होंगी। देखिए, अगर हमारी एनएससी 500 की 500वीं कंपनी का 500 मिलियन का फ्री फ्लोट है, राइट, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार 140 करोड़ लोगों के देश में $500 मिलियन की कंपनी 500वीं कंपनी हो गई। तो पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि आईपीओ एक जरिया है एक अच्छा पेपर मार्केट में लाने के लिए, बट एट अ फेयर वैल्यूएशन। तो आईपीओ में बहुत अलग अलग किस्म के आईपीओ आते हैं, बहुत वेरीड वैल्यूएशंस होती हैं, थोड़ी जिसपे टेबल पे पैसा छोड़ा जाता है। आप देखें, एक दो अनलिस्टेड में जो ट्रेड होते थे एक्टिवली, उनकी अभी लिस्टिंग हुई है। उसमें ऑलमोस्ट अनलिस्टेड मार्केट में एक शेयर का भाव चल रहा था 1100, बट उसी शेयर का आईपीओ आया 700। अब बोर्ड को तो पता ही था कि यार 1100 में ट्रेड हो रही है, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई 700 में मुझे रिटेल निवेशक को ये अपना माल देना है। सो दोज आर काइंड ऑफ आईपीओ यू विल सब्सक्राइब टू। तो मेरा ये मानना है कि आईपीओ अच्छी चीज होती है, प्रमोटर की डाइल्यूशन भी अच्छी चीज होती है अगर फेयर वैल्यू पे हो। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब भी आईपीओ हो, आपको आईपीओ को इस नजर से देखना है कि वैल्यूएशन ठीक रखी है कि नहीं।
वैल्यूएशन अगर ठीक हो तो ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा जरिया होता है। क्योंकि अगर पैसे टेबल पे छोड़े जाते हैं तो आपको एक रिस्क सीमित सा लगता है। अगर ₹700 में आपको माल मिल जाता है, ₹1000 पे लिस्टिंग होती है तो आपको पता है कि ये रिस्क 300 की आपके बफर बन गई, उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। बट इंडिया में पहले 2 घंटे में वॉल्यूम आईपीओ में इतनी होती है कि जितने शेयर डाले थे प्रमोटर ने उतने ट्रेड हो जाते हैं। तो इंडिया में लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं आईपीओ से, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आईपीओ करते हैं, वो ना करें। अच्छे आईपीओ को लें, उसको पकड़ के रखें अगर वैल्यूएशन ठीक है। इंटरेस्टिंग बात कही कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन के लिए आईपीओ को यूज़ करते हैं। लोग कहते ही हैं कि सवाल ही पूछते हैं कि लिस्टिंग गेन कितना होने वाला, लोग वहीं से सवाल ही शुरू करते हैं। अभय अग्रवाल साहब, आप किस तरह से आईपीओ के लिए अपने लोगों को सलाह देते हैं या फिर कैसे चुनते हैं कि कौन से आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना है? देखिए, एट अ हाई लेवल मैं कहूँगा आईपीओ मार्केट, रोबस्ट आईपीओ मार्केट बहुत ज़रूरी है हमारे कैपिटल मार्केट के ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप से हम 10 ट्रिलियन के मार्केट कैप की तरफ जाएँ, तो वो सिर्फ़ जो लिस्टेड कंपनी है वो उतना मार्केट कैप नहीं बना सकती। बहुत ज़रूरी है कि उसमें से 1-2 ट्रिलियन डॉलर ऐसी कंपनीज़ बनाएँ जो नई लिस्टिंग हो रही है। दूसरा मैं कहूँगा कि जो हमने देखा है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कंपनीज़ दैट आर लिस्टिंग इज़ प्रीटी गुड। एक ज़माना था जब आईपीओ मार्केट से लोग डरते थे कि ये मैनिपुलेटिव मार्केट है, पर आई थिंक जितना सेबी ने गार्ड रेल्स क्रिएट किए हैं ओवर द इयर्स, प्लस जो मार्केट में भी मैच्योरिटी आई है स्पेशली विद डीआईआईज़, तो जो हम देख रहे हैं एक कॉर्पोरेट मैच्योरिटी भी है कि अच्छी कंपनीज़ आके लिस्ट हो रही हैं और रिस्पॉन्स उनको अच्छा मिल रहा है। अ, हमारी स्ट्रैटेजी लक्ष्मण जी इसमें ये है एज़ अ फंड कि हम आईपीओ जब कंपनी आती है तो हम उसका डीप रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बिज़नेस है। पर आईपीओ में पार्टिसिपेट कम करते हैं क्योंकि उस समय एक ये डर रहता है कि आईपीओ को के लिए कंपनी को जो बैंकर्स हैं, उनके प्रमोटर्स हैं, एक अच्छी तरह से सजा के उसको मार्केट करते हैं। तो एक पूरी दुनिया में सबको मालूम है कोई इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है उस समय कि कोई फंड मैनेजर आर्बिट्राज कर सके। तो आई थिंक और उसके बाद क्या होता है, 1 महीने बाद एक एंकर बुक का सेलिंग खुलता है, फिर 6 महीने बाद एक और सेलिंग खुलता है, फिर 1 साल बाद एक और प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स का सेलिंग खुलता है। तो रियल सप्लाई आती है लगभग 1 साल तक आईपीओ होने के बाद। तो हमारा ये स्ट्रैटेजी रहती है कि आईपीओ में हम रिसर्च कर लें, समझ लें, फिर 4 क्वार्टर उसका रिजल्ट्स देख लें कि क्या वो रिजल्ट्स एक टाइम पे अच्छे थे या 2 क्वार्टर के लिए अच्छे थे प्री आईपीओ, कि अब कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है। और फिर साल भर बाद जब सारे लॉक इन खुल जाएँ, तब मुझे लगता है एक फेयर वैल्यू मार्केट में एस्टैब्लिश होती है, जो एक एस्ट्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्च्युनिटी देती है कि वो पार्टिसिपेट करे ना करे। तो मुझे लगता है एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑल्सो जो हाइप में ना जाके आप 1 साल ट्रैक करें उस कंपनी को और उसके बाद पेशेंटली उसको ऐड करें, तो मेरे ख्याल से हिसाब से वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही है इन्वेस्टर्स के लिए। तो थोड़ा सा मतलब इंतज़ार कर लें, वैल्यूएशन प्रॉपर आ जाए तब लगाएं, तो आपके लिए आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है। अभिषेक अग्रवाल साहब, जो आईपीओ आ रहे हैं वहाँ भी यही स्ट्रेटजी अपनाई जाए? देखिए, आईपीओ में हो बड़ा सिंपल सा रहा है, जहाँ पैसे बनते हैं लोग वहीं चले जाते हैं। अगर हम ये डेटा को ये थोड़ा सब जगह होगा, एक्स्ट्रापोलेट करें। जहाँ पैसे बने वो हाँ, लोग वहीं जाएंगे। हाँ, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन मार्केट में लिस्टेड सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं वर्सेस जो अभी ये नई लिस्टिंग हो रही है, उसमें फ़र्क ये है कि 27 कंपनियां आउट ऑफ 30 कंपनियां जिन्होंने आईपीओ लेके आए, उनके इशू प्राइस से ऊपर जो है कंपनियां लिस्ट हुई, और इन कंपनियों में ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर्स ने 25% का रिटर्न बनाया है। जबकि अगर आप उसी निफ्टी को आप पकड़ लें तो निफ्टी का रिटर्न करीबन करीबन जो है वो 6% के आसपास रहा है। तो 6% की एग्जिस्टिंग कंपनियां जो खड़ी है निफ्टी में वर्सेस आप और बात इधर कर रहे हो 25%। वहाँ है। तो एक तो ये है कि एवरेजली आप वही जो अजीज भी कह रहे थे कि यहाँ पे एक तरह का मैनिपुलेशन कह लें या जैसा भी आप कह लें कि वॉलेटिलिटी मिलती है, पैसा बनाने का मौका मिलता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई भी नाम आप लेके कूद जाइए, बट अल्टीमेटली लोगों ने इसको देख के ही पैसे लगाने हैं और इसी रीजन से ट्रेंड चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है, 2 साल पहले पूरे साल में मतलब 24 की बात कर रहा हूँ, 76 आईपीओ मेन बोर्ड में आए थे। 25 में जो मार्च तक हम देखें तो 80, और शायद इसी साल के 6 महीने में 120। तो जो मैडनेस चल रही है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है, और अगले सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में तो $30 बिलियन के आसपास का नया जो है यहाँ पे अभी रेस करेंगे, जिसमें एलजी इंडिया
टाटा कैपिटल, ग्रो जैसी कंपनी आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड तो अभी चल रहा है, एंड क्योंकि पैसे बन रहे हैं इसलिए लोग आ रहे हैं। बट अगेन आई वुड कंसिडर दिस एज टू बी मोर ऑफ ट्रेडिंग नेचर रादर देन अ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट लेवल। तो मेरी इतनी ही लिमिटेड इसमें राय रहेगी। तो मतलब ये आपने सब लोग मोटा मोटी इस राय पे सहमत है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग ज़्यादा आईपीओ को देखते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए जब आप निवेश करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ और जो हम लोग शो का समय 5-6 मिनट का बचा हुआ है कि आजकल हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि जो न्यू एज कंपनियां हैं वहाँ पे अच्छी खासी रौनक वहाँ पे देखने को मिल रही है। मुनाफा भले ही कम है लेकिन उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके पीछे क्या वजह है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनमें फ्यूचर अपना देख रहे हैं फिरोज अजीज साहब? देखिए, सबका आंसर अलग है। अब थोड़ी कंपनीज जो हैं उनकी साइज की वजह से इंडिसेस में आ गई हैं। अब देखिए, जैसे निफ्टी में 4 कंपनियों का बदलाव हुआ है लास्ट 1 साल में। तो अब 4 कंपनी में से एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग कंपनी थी और वो आ गई निफ्टी में। अब निफ्टी में 8 लाख करोड़ का एयूएम, ईपीएफओ का सबसे ज्यादा एयूएम है एसबीआई और यूटीआई के माध्यम से। तो अगर आप 2% भी लगा लें वेट, ओके, तो क्या होता है कि आपको 16,000 करोड़ का माल खरीदना है। और काफी सारे एफआईआईज हैं, शॉर्ट टर्म एफआईआईज, जो इंडेक्स को फ्रंट रन करते हैं। ये रियलिटी है। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि लॉस मेकिंग बिजनेसेस में पैसिव की इन्वेस्टमेंट्स पहले आती है, उसकी वजह से प्राइस मोमेंटम आता है, प्राइस मोमेंटम की वजह से ट्रेडर आ जाता है, ट्रेडर सब देख के फिर एक एक्टिव फंड मैनेजर को बोलता है मैं क्या मिस कर रहा हूँ, फिर वो लॉस मेकिंग कंपनी को भी जस्टिफाई कर लेता है, फिर अपने पोर्टफोलियो में खरीदता है। तो ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना, इसकी वजह से काफी सारे लॉस मेकिंग बिजनेसेस जिनके 450 की पीई है, वो निफ्टी में घुसे होते हैं। अब आप देखें निफ्टी की, मैं आपको एक बहुत अनोखी बात बताता हूं। आप एनएससी की वेबसाइट में निफ्टी की पीई देखेंगे 22-23 की आएगी। आप 50 कंपनियों को एक एक्सेल शीट में डालें, उनकी पी लें और उसकी वेटेज डालें और उसको वेटेड एवरेज करें, 35 की आएगी। अब मैंने एक सवाल पूछा एक एक्सपर्ट साहब से, सॉरी लक्ष्मण सर, ऐसा क्यों? हाँ, ये ऐसा क्यों? ये लोगों को पता होता नहीं है। सब कहते हैं कि 22 की पी है निफ्टी की। तो भाई 50 कंपनियों को आप लिस्ट में लगाएं और वेट्स डालें और एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करके देखें हर इंडिविजुअल कंपनी की वेट के हिसाब से। जब एनएससी कैलकुलेट करती है, कोई फॉर्मूला पढ़ता नहीं है, सब सुनते हैं, बताते हैं आपको। आप देखें, उसका एक फॉर्मूला है, फ्री फ्लोट की वेट से मल्टीप्लाई करता है एनएससी निफ्टी की पी कैलकुलेट करते हुए, इसीलिए उसकी 22-23 की आती है। अगर आप वेटेड एवरेज इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की इंडिविजुअल वेट से उसकी पीई को मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे 35 के ऊपर आती है निफ्टी की पीई। क्योंकि अगर एक कंपनी 450 पीई पे होती है, उसकी अगर वेट होती है 1.2, तो वो पीई को, निफ्टी की पीई को 1.86% से बढ़ा देता है। तो 1.86 टाइम्स से बढ़ा देता है। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं, वो पहले पैसिव के अंदर आते हैं। पैसिव के अगर आने से मोमेंटम आता है, मोमेंटम से बहुत सारे बोलते हैं फ्लैग पैटर्न आ गया, तो फ्लैग पैटर्न आ गया तो बहुत सारे ट्रेडर घुस जाते हैं। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। फिर एक्टिव फंड मैनेजर जस्टिफाई करता है, हाँ यार कुछ तो होगा। फिर वो अपनी रिपोर्ट पढ़ के रिपोर्ट में ऐसा एक तड़का डालता है कि यार ये जस्टिफाई कर देता है कि ये स्टॉक तो बनता है, जस्टिफाई करता। फिर लास्ट में वो घुसता है। Right? This is the actual reason why several businesses have got तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे? अभय अग्रवाल साहब? आंसर आई थिंक फिरोज ने दे दिया ऑलरेडी। उसमें उनके जो जवाब है वो बड़ा क्लियर है। आई थिंक इन्वेस्टर को एनालिसिस करना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। स्टोरी है कि फंडामेंटली अगर 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो ये 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के सामने मेरी दूसरी क्या अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, और इससे मेरा क्या रिटर्न बन सकता है। क्या ये 6 लाख करोड़ का बिजनेस बन सकता है 3 से 5 साल में? सो आई थिंक एक सिंपल एनालिसिस करें तो पता चल जाएगा। बिकॉज जस्ट बाय फ्लोज की वजह से कोई मार्केट, और फिर उसके बाद एकदम ठीक है, कई बिजनेसेस हैं जो जस्ट फ्लोज की वजह से, पैसिव फ्लोज की वजह से वैल्यूएशंस एस्केलेट हो जाती हैं और फिर एक नया नैरेटिव बनता है। आई थिंक इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है कि बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। मतलब स्टोरी जो है वो तो बनती रहेंगी, उसके पीछे क्या है सब्सटेंस, वो देखना बहुत जरूरी है। वो जानना बेहद जरूरी, क्योंकि शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन दिलचस्प तरीके से चर्चा यहाँ पे हो रही थी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।